मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। थर्ड यूनिट है ये हमारी, कंप्लीट नेम इसको ये मिला है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसको फर्दर चैप्टर्स में बांटा गया है, जिसमें से पहला चैप्टर that itself is known as मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है बेटा कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखे थे इलेक्ट्रिक करंट के, जस्ट बाय चांस, नॉट इंटेंशनली, हु वाज दैट? दैट वाज ओरस्टेड। कब देखे थे? 1820 में। इन 1820 ओरस्टेड डिस्कवर्ड accidentally that there is always a magnetic field around अ करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड होती है, इतना उसने देखा था। लेकिन अब वो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करती है, करंट पर कैसे डिपेंड करती है, क्या फॉर्मूला है, क्या डायरेक्शन है, वो कुछ नहीं बाकी कर पाया था। उसने तो केवल एक ऑब्जर्व कर लिया था कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, और कुछ उसने नहीं किया था। तो बाकी फिर जो काम किया, बाकी मैथमेटिकली उसको जो स्टडी किया, एनालाइज किया, दैट वाज डन बाय समवन एल्स एंड डुओ, मतलब दो लोग थे वो, बायट एंड सेवर्ट, उसको हम नाम देते हैं। तो हमारा आगे का पूरा टॉपिक जो चलेगा बेटा, दैट इज ऑन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ बायट एंड सेवर्ट। तो वो हेडिंग हमारा आएगा एक मिनट, बायट एंड सेवर्ट्स लॉ। हाँ बेटा, ये पेज हो गया पिछला? ओके, तो बायट एंड सेवर्ट्स लॉ की बात कर रहे हैं। चलिए जी, तो क्या किया उन्होंने, एक करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर की गई है। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, समझेंगे ध्यान से। रिकॉर्डिंग आज की अपलोड की जाएगी, इसको आपको बार बार भी देखने की जरूरत पड़ सकती है। कल परसों का तो न्यूमेरिकल का काम था केवल, मैंने उसको अपलोड नहीं किया था, लेकिन आज मतलब अब से जब ये थ्योरी चलेगी, जब तक ये यूनिट, ये डेली का वीडियो अपलोड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बेटा किसी भी शेप का एक कंडक्टर हमने कंसीडर कर लिया, टेढ़ा मेढ़ा कैसी भी वायर एक्स वाई है, और इसमें करंट जा रही है आई, ऊपर की ओर जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड को एनालाइज करना था हमको इस पॉइंट पर। मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के चारों ओर होगी, ये तो देख चुके थे, ये ओरस्टेड अंकल देख चुके थे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड चारों ओर हो रही है। तो
बायट एंड सेवर्ट को क्या करना है, उस मैग्नेटिक फील्ड को एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब समझ रहे हो ना, उसका प्रॉपर एक फॉर्मूला चाहिए, उसकी डायरेक्शन के लिए कोई रूल चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इन सब को करने के लिए, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड को एनालाइज करने के लिए बायट एंड सेवर्ट ने क्या किया, इस पूरे कंडक्टर को डिफरेंशिएट कर डाला। डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। ये मत करना आप जो मैं कर रहा हूं। कंडक्टर बना लेना बस XY, उसमें करंट दिखा लेना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P दिखा लेना, ठीक है बेटा। डिफरेंशिएशन अभी इस तरह से मत दिखाना जो मैंने दिखाया है। उसके बाद इन सभी एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट उन्होंने चूज किया, कोई भी कहीं भी, ये मान लेते हैं हम दिस। और उस एलिमेंट को देखो बेटा, हर एलिमेंट की लेंथ कितनी ली जाएगी, dl। अक्सर dl लेंथ में ही या dr लेंथ में या dx लेंथ में बांटते हैं ना, जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं किसी लीनियर सेगमेंट का, तो dl लेंथ में मैंने बांट दिया उसको। और इस सेगमेंट, इस एलिमेंट को, इस डिफरेंशियली स्मॉल एलिमेंट को बेटा करंट के साथ बोला जाता है मिलाकर, और इसको कहते हैं करंट एलिमेंट, एंड इट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज नोन एज करंट एलिमेंट। एलिमेंट पता है डिफरेंशिएशन से आया, क्योंकि करंट इसमें पास हो रही है, तो ये करंट एलिमेंट है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हर करंट एलिमेंट की डायरेक्शन अलग आएगी ना बेटा। ये तो फिर भी एक आपको लगभग सेम सी डायरेक्शन में जाता हुआ कंडक्टर दिख रहा था। अगर मैं एक सर्कुलर वायर ले लूं, करंट इसमें पास हो रही है, और इसके मैं अब इसके एलिमेंट बनाऊं, तो बताइए जरा, हर एलिमेंट में जो करंट पास हो रही है, क्या उसकी डायरेक्शन अलग नहीं हो गई? तो वैसे तो हमें पता है कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन करंट को जब उसके कंडक्टर के साथ चिपकाकर, जोड़कर, मिलाकर, इंटीग्रेट करके बोला जाता है करंट एलिमेंट, जब उसको नाम दिया जाता है करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। प्लीज रिमेंबर दिस। क्लियर हुआ कुछ? तो आपको ये कान खजूरा सा नहीं बनाना था, तो मैं इसको हटा रहा हूं, प्लेन वायर बनानी है। मैं दोबारा बना दूंगा। दिस कोई भी शेप ले लीजिए ऐसे, करंट उसमें जा रही थी I, और फिर हमने उसको कर दिया डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन के बाद हमने कोई भी एक एलिमेंट उठाया, ये उठा लेते हैं एलिमेंट, ये इसको नाम दिया गया IDL, वेक्टर क्वांटिटी है ये। अब ये था ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक हमने इस करंट एलिमेंट से एक पोजीशन वेक्टर भी ड्रॉ कर दिया, दैट इज R बार। तो R तो इसकी लेंथ है, मतलब मैग्नीट्यूड है, और R बार बिकॉज आई एम टेकिंग दिस वन ऑल्सो इन वेक्टर फॉर्म, सो दैट इज R बार पोजिशन वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो 1 2 3 4 चार बातें मैंने यहां पर आपको बताई हैं। पहली बात, करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑफ एनी शेप XY, पहली बात। दूसरी बात, हमने उसको डिफरेंशिएट कर डाला है और उन एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट उठाया है, करंट एलिमेंट उसका नाम है, आइडियल उसका सिंबल है, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात। तीसरी बात, मैंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक इस करंट एलिमेंट से एक एरो ड्रॉ की है, उसको नाम दिया है पोजीशन वेक्टर। तीसरी बात हो गई। चौथी और आखिरी बात, इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में एक एंगल माना गया है थीटा। चौथी बात। बात क्लियर हुई? यस सर। ओके। अब बायट एंड सेवर्ट ने बताया था, उन्होंने अपनी रिसर्च की। उन्होंने क्या रिसर्च की, हमें नहीं जानने का कोई अधिकार है,
हमें कुछ जानने का शौक भी नहीं है, हमें तो उनका कंक्लूजन याद रखना है। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने पॉइंट पी पर निकाली, पूरे कंडक्टर के कारण नहीं निकाली ना, उसके एक छोटे से टुकड़े आइडियल के कारण निकाली। तो बच्चे वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी पी पर, वो भी तो डिफरेंशियली स्मॉल ही होगी ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है बी, कैपिटल बी, तो यहां पर हम उसको सिंबल देंगे डी बी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू ना, थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दें। अ करंट कैरिंग कंडक्टर ना, और थोड़ा सिंपल कर दें, अ कंडक्टर कैरिंग करंट आई, अ कंडक्टर एक्स वाई, ये भी लिखना है, अ कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट आई, नीचे लिख देते हैं, आई मिक्स हो जाएगा, ये कैरिंग करंट आई is differentiated into small current elements each equal to IDL. Observation point is P, up to which फ्रिज पे देखो, up to which पोजीशन वेक्टर ना, अप टू नहीं कहते, फोर कहते हैं, फॉर विच पोजीशन वेक्टर इज आर बार एंड एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर बार इज थीटा। ठीक बच्चे, यही बात डायग्राम में पहले समझा दी थी, यही बात अब हमने लिख डाली। ये पेज हो गया पूरा। Yes, sir. So according to Biot-Savart's law, small magnetic field induced at point P, नंबर 1। एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन है, हमें कोई एनालिसिस हमें नहीं करना है, बायट-सैवर्ट ने कर दिया हमारे लिए एनालिसिस। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट पी पर, पहली बात वो किस पर डिपेंड करेगी, डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन दो हो गए, डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन the magnitude of current element। मतलब dB डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन आइडियल। मैग्नीट्यूड देखेंगे बेटा तो ऊपर एरो नहीं आएंगे। दूसरी बात, उनके बीच का जो एंगल था थीटा, उसके साइन पर
साइन, जैसे साइन कोसाइन वगैरह होते हैं ना, वो वाला, उसके साइन पर डायरेक्टली डिपेंड करेगी। तो अब क्या बन जाएगा रिलेशन? तीसरी बात, वो जो पोजीशन वेक्टर था, मतलब जो डिस्टेंस था, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर पर इनवर्सली डिपेंड करेगी। Depends inversely on the square of the distance of the observation point। मतलब dB प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, लेकिन 1/r²। इक्वेशन नंबर 3। फिनिश इट एंड लेट मी नो। Okay, sir. अब क्या करेंगे बेटा, हम इनको कंबाइन कर देंगे तीनों को। तो बेटा न्यूमरेटर में क्या क्या आएगा? आइडियल डायरेक्टली था, साइन थीटा भी डायरेक्टली था, लेकिन r² इन्वर्सली था। और जहाँ भी प्रोपोर्शनैलिटी होती है वहाँ एक कांस्टेंट हमको चाहिए, और वो कांस्टेंट ढूंढा गया था, किसके बराबर था? ये हमें नहीं देखना है कि कैसे आया, क्यों आया, ये तो रिसर्च थी बायट एंड सेवर्ट की। दैट वाज इक्वल टू μ0/4π। सो द फॉर्मूला फॉर द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, μ0/4π IDL sin थीटा बाय r²। बेटा ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये यूनिट हमारी जो शुरू हुई है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, हम इसको एक और नाम से भी जान सकते हैं। सुनेंगे जरा, क्या कह सकते हैं? मैग्नेटोस्टैटिक्स भी कह सकते हैं। हमने फर्स्ट यूनिट क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम अब क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटोस्टैटिक्स। फर्स्ट यूनिट में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फोर्सेस की, वगैरह वगैरह। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फोर्सेस की, वगैरह वगैरह। तो पता क्या है, इन दोनों यूनिट्स में, मतलब इस थर्ड यूनिट में जो भी टर्म है, जो भी टर्म यूज होगी, वो फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड टर्म्स के एनालॉगस होगी, इक्विवेलेंट होगी। तो देखो जरा, मैंने क्यों ये कहानी सुनाई आपको। जब कूलाम्स लॉ की बात होती थी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती थी, तो कांस्टेंट आता था 1/4π। यहाँ भी आ रहा है 1/4π, बस वहां पर अपॉन में आता था एक कांस्टेंट, मतलब जो मीडियम की प्रॉपर्टी थी उसका नाम था परमिटिविटी। और अगर वो एयर की थी तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल देते थे, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, याद होगा ना। तो यहां पर भी कुछ आ रहा है कांस्टेंट, उसका नाम है, दिस इज नॉट परमिटिविटी बट दिस इज परमिएबिलिटी। परमिएबल, परमिएबल होता है पार चले जाना। हिंदी में अगर आपको मैं बताऊं, अगर किसी को हिंदी आती हो तो इस परमिएबिलिटी का जो मीनिंग है हिंदी डिक्शनरी में, वो क्या है? पारगम्यता, पार जाने की क्षमता,
एबिलिटी टू क्रॉस थ्रू, टू पास थ्रू। तो ये मीडियम की परमिएबिलिटी होती है। और अगर हम बात करेंगे एयर की तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम, व्हाटएवर वी कैन से। ठीक है बेटा जी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिटिविटी कैसे कंट्रोल करती थी, इनवर्सली। मतलब मीडियम की परमिटिविटी यदि ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम। लेकिन उसी मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड को जो परमिएबिलिटी कंट्रोल कर रही है, कैसे कंट्रोल कर रही है, डायरेक्टली। मतलब परमिएबिलिटी यदि ज्यादा, क्योंकि ऊपर आ रही है ना न्यूमरेटर में, परमिएबिलिटी यदि ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा। तो वेयर म्यू नॉट इज नोन एज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर एंड इट्स वैल्यू, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पूरी वैल्यू हमको पता है ना, क्या वैल्यू इसकी याद की गई है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फोर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ऐसे ही इसकी भी एक वैल्यू है। μ0/4 पाई एयर के लिए कैलकुलेट किया गया था 10⁻⁻⁷। और अगर मैं बेटा इसकी यूनिट की बात करूं, इसको यहीं चिपका दो, बाकी सब इधर ले आओ। मैग्नेटिक फील्ड होती है टेस्ला, टेस्ला के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ गया मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, और बाकी सब आएंगे अपॉन में। अपॉन में कौन आया, करंट एम्पियर, अपॉन में कौन आया, लेंथ मीटर। साइन थीटा कोई यूनिट नहीं होती, इसको इससे उड़ाया तो क्या बचा, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो μ0/4 पाई भी रट लेना है, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रटा था। इज दैट क्लियर? यस सर। उसके बाद क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर टर्म है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस dB इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख देते हैं। dB एरो इज इक्वल टू μ0/4 पाई। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा μ0/4 पाई। उसके बाद आइडियल एक वेक्टर था तो वेक्टर लिख दीजिए, और जो r था वो तो वेक्टर था ना, r कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब पोजीशन वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर इमेजिन कर लीजिए, उससे क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, अपॉन का r² ऐसे ही रहने दीजिए। देखो बेटा इस फॉर्मूले से, ये जो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है बायट-सेवर्ट्स लॉ, क्या इस वाले से ये बन जाएगा फॉर्मूला? बिल्कुल बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, हमें पता है ना कि यदि हमारे पास है a क्रॉस b तो वो क्या होता था, ए बी साइन थीटा होता था ना, अलॉन्ग विद एन कैप, जो कि डायरेक्शन बताता है, फॉरगेट अबाउट इट। तो यहां से देखो जरा, आई डी एल क्रॉस आर कैप क्या बन जाएगा, आई डी एल का मैग्नीट्यूड, आर कैप यूनिट वेक्टर है ना बेटा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब 1, और उन दोनों के बीच का एंगल कितना था, थीटा, मतलब साइन थीटा। तो वही नहीं हो गया, आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। देखो जरा झांक के, μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय r²। हाँ के ना? यस सर। तो ये वेक्टर फॉर्म में, इसके वेक्टर फॉर्म में होने से हमको एक फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है कि हम इसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी ना, जिसकी डायरेक्शन भी होगी। तो बेटा देखो फिगर को मैं फिर से ध्यान से देखूं, यदि पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड डीबी कितनी है मैं पता लगा चुका हूं। मैंने थोड़ी पता लगाया, बायट-सेवर्ट ने पता लगा दिया था उसका फॉर्मूला क्या है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसकी कोई डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो डायरेक्शन पता लगी थी, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए अप्लाई कर दीजिए स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। जरा रिकैप करा देते हैं आपको।
राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है या क्या होता था, इसको हटा दें पहले। देखो बेटा, राइट हैंड स्क्रू रूल लगता था दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट पर डायरेक्शन निकालने के लिए। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और मुझे करना है ए क्रॉस बी। तो एक स्क्रू ड्राइवर को घुमाऊंगा मैं कहां से कहां, पहले वाले वेक्टर से दूसरे वाले वेक्टर की ओर ऐसे घुमाऊंगा। ऐसे घूमेगा तो वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? When the screw is rotating from A to B, whether it is rotating clock or anti-clock? अरे क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो बेटा जब एंटी क्लॉकवाइज किसी स्क्रू को घुमाते हो, जरा घुमा कर देखो, इमेजिन करो आपके पास एक स्क्रू है, आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो बताइए खुलता है कि बंद होता है? वो खुलता है। तो बेटा जब एक स्क्रू खुलता है तो आप मान लीजिए आप अपनी कॉपी के पेज पर उस स्क्रू को घुमा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, वो खुल रहा है। तो बेटा जब कोई स्क्रू खुलता है तो वो आपकी ओर आता है, मतलब आउटवर्ड आता है कि इनवर्ड जाता है? खुलता है तो आउटवर्ड आता है। बिल्कुल सही, आउटवर्ड आता है। तो बेटा इस क्रॉस प्रोडक्ट में यदि मुझे ए क्रॉस बी करना है तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है आउटवर्ड्स, और अगर मुझे सेम सेटअप में बी क्रॉस ए करना होता तो अब मैं कहां से घुमाता, बी से ए की ओर, मतलब ये होता क्लॉकवाइज, मतलब ये होता बंद, मतलब ये होता इनवर्ड्स। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं। चलिए जरा हम यहां पर आइडियल क्रॉस आर्क है, जरा फिगर में जाना पड़ेगा हमको। ये देखो आइडियल, बेटा आइडियल का एरो जा रहा है ये ऊपर की ओर, आर कैप का एरो जा रहा है ये, मैं कर रहा हूं आइडियल क्रॉस आर, आइडियल से आर की ओर जा रहा हूं। तो बच्चों बताओ जरा, क्लॉक के एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जाता है तो इनवर्ड के आउटवर्ड? इनवर्ड। और बेटा इनवर्ड का सिंबल होता है क्रॉस। तो यानी कि हमने इस मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली स्टडी कर लिया। पहले मैंने वेक्टर फॉर्म लिख दिया, और वेक्टर फॉर्म में लिखने का फायदा मुझे क्या मिला कि मैं डायरेक्शन पता लगा पाया। इसके आगे ही लिख देते हैं, this dB, this magnetic field is directed into the plane of paper as per राइट हैंड स्क्रू रूल। तो मैंने यहां पर इसको मिटाया नहीं, मैंने ये लिखा रहने दिया, काम आएगा रिकैप करने में आपके जब भी आप देखोगे इस पेज को। सो डन? यस सर। यस सर। ओके जी, तो ये काम खत्म हुआ किसका? बाइट एंड सेवट ने जो किसी भी जनरल शेप में दौड़ने वाली करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल एलिमेंट के कारण स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकाली, ये हमारा काम उसका खत्म हुआ। लेकिन हमें तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, पूरे कंडक्टर के कारण, कंप्लीट शेप के कारण। तो ये तो बाइट एंड सेवट ने नहीं बताया ना अभी। तो यानी कि हमारा अगला हेडिंग है, अब हमें बाइट एंड सेवट को अप्लाई करना है। एप्लीकेशंस ऑफ बाइट एंड सेवट लॉ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डिफरेंट शेप्स ऑफ वायर।
अलग अलग शेप्स के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनमें से आपको हमेशा हर साल कुछ ना कुछ मिलता है। हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायट एंड सेवर्ट्स लॉ। तो बेटा पता है ना एप्लीकेशन का मतलब क्या? एप्लीकेशन का मतलब है हमें डिफरेंट शेप्स पर अब इसको अप्लाई करना है। ये आ रही हैं लड़कियां, जा रही हैं, सृष्टि भी जा चुकी, आ चुकी, वानी भी जा चुकी और आ चुकी। क्या है आपके नेट के साथ प्रॉब्लम? सेम तो एक बार हुई थी अभी, जिस गलती से ओके, खुद ही जाती है। चलिए, तो एप्लीकेशंस का मतलब आपको क्लियर हो गया ना कि अब हमने तो अभी एक स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेट फील्ड निकाली है, अब हमें टोटल मैग्नेट फील्ड चाहिए अलग अलग शेप के कारण। तो पहला हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। उस कंडक्टर को यदि मैं बिल्कुल सीधा कर दूं पकड़ के, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर, तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, इसका केवल फॉर्मूला याद रखना है। तो वो जो अभी हमारा कंडक्टर हमने किसी भी शेप का बनाया था, नाउ इट शुड बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा हो गया। नाम वही है XY, करंट भी वही पास हो रही है I, ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया ये P, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, तो जब वायर सीधी हो गई तो वो डिस्टेंस भी सीधा हो जाएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर दिस। और अब एक काम हम एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि हम टोटल वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम इसको इंटीग्रेट कर चुके होंगे, जो कि सिलेबस में नहीं है डेरिवेशन, क्योंकि हमको देखना नहीं है। तो इंटीग्रेट कर चुके हैं का मतलब यहां से यहां तक, x से y तक ज्वाइन कर दीजिए। अब सपोज दिस एंगल ऑफ एलिवेशन में उसको बोल सकता हूं वो है φ1, और जो नीचे वाला एंगल था एंगल ऑफ डिप्रेशन में उसको बोल सकता हूं दैट इज φ2। तो क्या फॉर्मूला आपको याद रखना है? पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड B है, अब देखो D हट गया, D भी नहीं है, ये टोटल है, और उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है μ0/4π I बाय R। I करंट थी, R डिस्टेंस था, और ब्रैकेट में भी कुछ है आपके लिए, sin φ1 प्लस sin φ2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता था, लगभग 1.5-2 पेज लंबा डेरिवेशन, अच्छा है कट गया, केवल फॉर्मूला याद रखना है। अब इसको अप्लाई करना है, इसके कुछ एप्लीकेशंस इस फॉर्मूले के डिफरेंट केसेस में इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो बेटा पहला केस, स्पेशल केस 1, बेटा अगर ये वायर इनफाइनाइट हो जाए, ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर, इमेजिन करो जरा आप कि आप इस पॉइंट P पर बैठे हो, सोचो कि आप P पर बैठे हो एंड यू आर स्टेयरिंग एट पॉइंट X, आप इस पॉइंट X को घूर रहे हो।
तो आपकी आंख, आपकी आई ऊपर कितना उठेगी? 5-1। अब अगर ये पॉइंट चला जाए इन्फिनिटी पर, चांद तारों तक, तो बेटा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाएगा? एनी आइडिया यू कैन गिव टू मी? 90 degrees. Yes, of course, 90 degree. Similarly, when you will be looking at this point at infinity below, y भी अगर infinity पर पहुंच गया नीचे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन जाएगा 90 डिग्री। तो बेटा अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। phi1 in place of phi1 90, phi2 भी 90, and do we know the value of sin 90? क्या होती है? 1 होती है। तो 1 here 1 here, 1 plus 1 it becomes 2। तो बेटा हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड due to a conductor of infinite length from both the ends infinite है, पता नहीं कहां जा रहा है, ना इसका कोई और है, ना इसका कोई छोर है, ना इसका कोई आदि है, ना इसका कोई अंत है। पिछला पेज हो गया था। सर एक बार पीछे जाइए। हो गया सर। ओके तो बेटा इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स एटसेट्रा। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखो, यहां पर क्योंकि आई डीएल क्रॉस आर कैप, वैसे तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल एक और रूल, चलो उसको बाद में देखते हैं, अभी बाद में देखेंगे। पहले हम दूसरा केस करते हैं, केस 2। इस बार हम क्या करते हैं बेटा? सेमी इनफाइनाइट कर देते हैं इस वायर को। वायर बोलें या कंडक्टर बोलें एक ही बात है। सेमी इनफाइनाइट मतलब आधा कंडक्टर है। देखो कैसे, कोई सा भी हाफ ले लीजिए, अपर हाफ या लोअर हाफ। मैंने लोअर हाफ अपने पास रखा है, अपर हाफ उड़ा दिया, क्रॉप कर दिया। ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, करंट सेम, डिस्टेंस सेम। तो बेटा देखो, जो एक एंगल है वो तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा ना, phi1 0 डिग्री, चाहे phi1 हो या phi2 हो, लेकिन phi2 मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन तो अभी भी 90 डिग्री ही रहेगा ना। तो नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस बी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, साइन phi1 0, साइन phi2 मतलब साइन 90 मतलब 1। So ultimately what is this? मतलब अगर वायर आधी हुई तो क्या नोटिस कर रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड भी आधी हो गई। ठीक है ना बेटा? चले आगे। यस सर। हाँ, जो मैं डायरेक्शन की बात बता रहा था कि डायरेक्शन देखने के लिए एक और रूल यूज होता है, राइट हैंड स्क्रू रूल के अलावा, उसको लिख लेते हैं। That is known as right hand thumb rule।
सर एक बार पीछे कर दो। हो गया सर। ओके। हाँ जी, राइट हैंड थंब रूल। पढ़ा हुआ था 10th में भी हमने, लेकिन याद नहीं रहा होगा। देखो, ये जो कंडक्टर है जिसमें करंट कैरी हो रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर, करंट मान लीजिए ऊपर की ओर है, तो क्या कहते हैं? ग्रैब इट, होल्ड इट इन योर राइट हैंड। इस तरह से कि आपका थंब करंट की डायरेक्शन में रहे, इसको ग्रैब कर लीजिए, पकड़ लीजिए मजबूती से। मुझे नहीं बनाना था, इमेजिन कर लो, ड्राइंग नहीं आती मुझे। अभी आपने इसको पकड़ रखा है। उसके बाद जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट की ओर अपनी पाम को, अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच कर लीजिए। पूरा हाथ अपने अब फैला लिया। देन स्टार्ट कर्लिंग योर फिंगर्स। अब फिंगर्स को कर्ल करना शुरू कर दीजिए, घुमाना। तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल होना शुरू होती हैं बेटा, वो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। लिखें, अकॉर्डिंग टू इट, direction of magnetic field at any point around a current carrying conductor is in the direction of curl of the fingers. When the conductor is held in our right hand, such that the thumb points in the direction of current. And fingers are stretched towards द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। बेटा स्टेटमेंट रटने की आपको जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट केवल समझने की आपको नीड है, क्योंकि स्टेटमेंट एग्जाम्स में नहीं पूछते। हाँ, स्टेटमेंट अप्लाई करना पड़ता है हमको, तो आपको समझना है बस, रटना नहीं है।
ये पेज हो गया था। यस सर। ओके जी, जरा इसको अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर तुरंत नहीं देना बेटा, क्योंकि 10 मिनट है। मैं सोच रहा हूँ एक और टॉपिक हो जाए इसके बाद, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पीड अप करना है। मुझे आपकी चिंता हो रही है। ये 3rd यूनिट है बस केवल, और मतलब यू आर ओनली एट द 3rd यूनिट, और इस समय तक तो रिवीजन बैचेस भी शुरू हो गए होंगे शायद आपके शहर में। नहीं सर, अभी नहीं हुई। अभी क्या चल रहा है आपके यहाँ ट्यूशंस पे? सर अभी लास्ट का कुछ चल रहा है, मतलब अब दिवाली के बाद हो जाएंगे। फिर भी बहुत पीछे हो ना आप उनसे, अपनी गलती की वजह से। कब से शुरू करके अब तक खत्म भी हो गया होगा तो आपका। चलो खैर, एनीवे, देर आए दुरुस्त आए। देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट इसमें ऊपर को जा रहा है। मैं आपसे दो बातें पूछता हूं। मैंने आपको 2 पॉइंट दिए, मैंने पॉइंट दिया ए, मैंने पॉइंट दिया बी, और मुझे बताइए पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। जल्दी बताओ। क्या सर, एक बार दोबारा बोल दो प्लीज। बेटा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है आपका, दिख रहा है ना आपको? यस सर। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के दोनों तरफ मैंने 2 पॉइंट लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। आपको दोनों पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। सर ए टुवर्ड्स बी नहीं आएगा? ए टुवर्ड्स बी? मतलब ए से बी की? नो नो नो, नॉट एट ऑल। बेटा समझ लो ये रूल, गड़बड़ कर रहे हो। इसका 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। बताइए कौन बता रहा है? सर ए इनवर्ट जा रहा है। ए पर इनवर्ट जा रहा है मुस्कान, वेरी गुड। और सर बी पर आउटवर्ड हो रहा है। बी से आउटवर्ड आएगा, बहुत सही आपने बोला। अब समझो जिनको समझ नहीं आ रहा है, या समझ आ गया सबको? सिर्फ समझ तो आ चुका था, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ना। बट देन राइटर जब होगा तो आराम से हो जाएगा। आगे सर। हाँ वानी, आपको क्लियर हो गया? वानी का रिस्पॉन्स नहीं आया कोई? हेलो हेलो हेलो, वानी 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 प्रेजेंट है कि नहीं है? शी इज प्रेजेंट। चलो कोई प्रॉब्लम हो गई, नहीं बोल पा रही है। हाँ जी, तो ए पर बेटा इनवर्ड, इनवर्ड का सिंबल होता है क्रॉस बनाकर एन सर्कल कर देते हैं। बी पर है आउटवर्ड, आउटवर्ड का सिंबल होता है डॉट बनाकर एन सर्कल कर देते हैं। ये बातें याद रखी जाएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, चलिए अगले पेज पर लिखूंगा। There is a conductor carrying current from east to west. ईस्ट से वेस्ट की ओर करंट उसमें चल रहा है। तो फाइंड कीजिए फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नंबर 1। vertically above the conductor
एंड एट अ पॉइंट वर्टिकली बिलो द कंडक्टर। बताइए जरा, ट्राई कीजिए। अच्छा, ये ट्राई के लिए आपको एक हिंट भी दे देता हूं बेटा। जब भी आपकी जो कॉपी का पेज है, देखो तो थोड़ा सा डायरेक्शंस को रट लो। ये हमारी कॉपी का पेज है, ब्लैंक दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन। तो बेटा आपके पेज के टॉप को हमेशा क्या मानते हैं? नॉर्थ। या यूं मान लीजिए आपके सामने, whoever is in front of you, the wall of your room which is in front of you, consider it to be north and consider you yourself to be south। आप खुद क्या हो? साउथ। आपका राइट क्या है? ईस्ट। आपका लेफ्ट क्या है? वेस्ट। हमेशा। तो हमने बोला है कि जो कंडक्टर है उसमें करंट कहां से कहां, मैंने बोला है ईस्ट टू वेस्ट। यानी कि कंडक्टर को अपने सामने रखिए, करंट ऐसे दौड़ रही है। अब बताओ, जो आपके अपने पेन को ही कंडक्टर मान लो, अपने सामने रख लो हॉरिजॉन्टल, ठीक। और बताओ उसके ऊपर एक पॉइंट इमेजिन करो, बताओ उस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। और ये डायरेक्शन बेटा केवल 4 टर्म्स में से एक टर्म में होनी चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट, और कुछ नहीं। बताइए बताइए। क्या सर? बेटा कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, शायद मुस्कान सही बोल रही है। क्या बोल रही है मुस्कान? सर नॉर्थ। वेरी गुड। कंडक्टर के ऊपर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन होगी वर्टिकली अबव द कंडक्टर, जो पॉइंट है उस पर डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्थ। तो ऑब्वियस सी बात है जो बिलो होगा साउथ। अब जिन जिन को भी समझ नहीं आया है, वानी को और सृष्टि को, मुस्कान से ट्यूशन ले लीजिए। मुस्कान अभी इंटेलिजेंट होती जा रही है। आ गया सर। आ गया ना? वानी आपको ये लड़की नहीं बोल रही है। साशा आपको क्लियर है? यस सर। ओके गुड, वेरी गुड। तो ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक तरीका था, राइट हैंड थंब रूल, वो क्लियर हुआ। हमारा पहला एप्लीकेशन खत्म हुआ। हमने बताया था ना इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, 3-4 एप्लीकेशंस करने हैं। इनमें से फर्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ बाइट एंड सेवर्ट्स लॉ से पहला एप्लीकेशन वी फिनिश्ड। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। इतना टाइम लग गया जबकि डेरिवेशन नहीं था। अब सोचो डेरिवेशन होता तो क्या होता। अब अगला जो केस मैं शुरू करूंगा, जिसको कि मैं आज नहीं करूंगा कल करूंगा, दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सर्कुलर कंडक्टर। इस स्ट्रेट कंडक्टर को मैं गोल घुमाकर सर्कल बना दूंगा एंड देन आई विल ट्राई टू फाइंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा? यस सर। एक बार लास्ट पेज दिखा दो। ये वाला क्वेश्चन। यस सर। हो गया सर। ओके, ऑल डन? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है जी बेटा, बाय बाय। तो मिलते हैं अब हम